नमस्कार, मेरा नाम बिंदु है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं और मैं आज आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी एक काउंसलर से, जिन्होंने मुझे बताया कि आजकल वो काफ़ी बिज़ी रहती हैं। इस लॉकडाउन के टाइम पर भी उनके पास काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं। 10 से 12 बजे तक वो लोगों को उनकी पारिवारिक समस्याएं, उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ों में काफ़ी सारे समाधान दे रही हैं। तो उन बात करते करते मुझे पता लगा कि उनका जो आजकल जो टाइम है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में व्यतीत हो रहा है कि भाई वो बच्चों को समझाती हैं। यंग जो जनरेशन है, यूथ है, उसको यही समझा रही हैं कि घर कैसे चले, आपसी संबंधों में किस तरीके से हम तालमेल रखें। तो उनकी बातें सुन के अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ये जो समस्याएं ये जो बता रही हैं, क्या इन समस्याओं के लिए हम लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हमारा पूरा परिवार या सामाजिक व्यवस्था इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं है? अगर मैं देखती हूँ कि आज की जो जनरेशन है, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, अपना समय बिताया, छोटी उम्र में ही हमने उनको स्कूल भेज दिया और कहा कि चलो भाई बस से पकड़ो, बैग पकड़ो और अपना पढ़ने पर इन्फॉर्मेशन उनके अंदर हमने भेजनी शुरू कर दी। उनका जो भी सामाजिक विकास है, उनका बच्चों के साथ खेलने का जो समय है, समाज के लिए कुछ काम करने का जो एक जज्बा है, उसको कभी हमने पैदा ही नहीं होने दिया। हमने उनको बोला कि चलो तुम जाओ स्कूल, तुम्हारे ऊपर हम काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हारे स्कूल बड़े अच्छे हैं, काफ़ी महंगे हैं, तुम्हें जाके वहाँ पे पढ़ाई करनी है, अच्छे अच्छे नंबर लाने हैं और बड़े होके तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है, तुम्हें एक इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक आईटी प्रोफेशनल बनना है। उनके दिमाग में हमने बड़े बड़े सपने डाल दिए। कभी हमने ये बोला ही नहीं कि तुम्हें अपना जो सामाजिक संतुलन है, जो अपना अपना व्यावहारिक संतुलन है, वो भी बना के रखना है। अगर कोई बच्चा मान लो जिसकी ज़्यादा दोस्ती हो रही हो, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, अपने दोस्तों में दो दोस्तों के लिए काम करता हो, तो उसके पेरेंट्स को भी अक्सर आप यही कहते हुए सुनेंगे, तू अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, तू इन चीज़ों में क्यों जाता है, तुझे क्या पड़ी है इन सब चीज़ों की, तू अपना अपना पढ़ाई कर। तू उसे हमने इसी तरीके की शिक्षा देनी शुरू करी है, सारे टीचर्स और उस पेरेंट्स, समाज के जो लोग हैं। हाँ, आपके बच्चे के कितने नंबर आए, अच्छा उसने 90% स्कोर किया, अच्छा उसने किस कॉलेज में एडमिशन लिया। तो ये सारी चीज़ें ही हमारा फोकस का केंद्र बनी हुई हैं। हम कभी ये नहीं चाह रहे हैं कि बच्चे एक अपना एक उत्तरदायित्व समझकर एक समाज के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा काम करें, उनके लिए कुछ इमोशनल, उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो मानवीय गुण हैं, वो भी विकसित हों। तो ये सब हम कर क्या रहे हैं? 12-14 साल हमने एक बच्चे को यही ट्रेनिंग दी है कि तुम्हें सेल्फ सेंटर्ड बनना है, तुम्हें आत्म केंद्रित बनना है, तुम्हें सिर्फ अपने और अपनी पढ़ाई और अपने मार्क्स के ऊपर ही ध्यान देना है और इससे ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी का लक्ष्य सिर्फ यही है कि तुम पढ़ो लिखो, एक अच्छी नौकरी करो और अच्छे से पैसे कमाओ, अच्छा करियर सेटल कर लो, उसके बाद तुम शादी करके अपना घर चलाओ। अभी पिछले जो 12-14 साल की जो उसकी एजुकेशन है, उसको हमने सिर्फ यही बोला है कि सब जगह से दिमाग हटाओ और अपना पढ़ाई करो। अब बच्चा वो पढ़ाई करता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, सब जगह से दिमाग हटा लेता है, उसके बाद वो इस लायक बन जाता है, एक जॉब कर लेता है, उसके बाद हम उसकी शादी करवा देते हैं और कहते हैं कि चलो अब तुम सामाजिक ज़िंदगी व्यतीत करो। ये कैसे होगा? नहीं हो सकता। पहले उसको हमने समाज से काटा। 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम के नाम पर या 9वीं या 10वीं से ही हमने बच्चों को सभी सामाजिक जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, मेल मिलाप है, उनमें जाने से रोका। इवन मैंने तो ये भी देखा है, ये मेरा खुद का भी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे ही बच्चा 11th-12th में आया तो बच्चा पेरेंट्स कहते नहीं नहीं, तुम्हें अभी स्पोर्ट्स भी बंद करना है, तुम्हारे को 12th में अच्छे नंबर लाने हैं। मतलब सारी जो भी भावनात्मक विकास की जो भी चीज़ें हैं, एज अ पेरेंट ये गलती मैं भी कर रही हूँ। तो हम सब कट कर देते हैं और उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है, उस लड़के से या लड़की से ये उम्मीद करना शुरू कर देते हैं कि चलो अब एक वन फाइन डे यू शुड प्ले अ रोल ऑफ अ गुड बहू, गुड बेटा और गुड पेरेंट। वो कैसे होगा? उसको जब हमने इमोशनली कहीं इस्टेब्लिश होने ही नहीं दिया, जब हमने उसको उन चीज़ों को विकसित होने ही नहीं दिया, जब उसको एक हमने मैकेनिकल और एक रोबोटिक लाइफ जीने के लिए ही
पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति, पूरी प्रणाली, पूरी समाज व्यवस्था उसी को ही सपोर्ट कर रही है, तो वो बच्चा जब बन के 22-24 साल का होगा, 20-25 साल के बाद जब उसकी शादी होगी, तो वो इतना सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ फोकस हो जाएगा कि जो काम उसके करियर में, जो काम उसके पैसे कमाने में, जो काम उसके ग्रोथ में मदद करेगा, वो उसी पर ही फोकस करेगा। बाकी जो काम होगा, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो भाईचारे का हो, या देश तरक्की का हो, उस पर उसका दिमाग नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग ही उसको इतनी सालों से 12, 14, 15 सालों से 18 सालों तक जो भी स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हमने उसको वही दी है। ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला कि बच्चे को आप कुछ सिखाओ और आगे जाके वो बच्चा कुछ और बिहेव करने लगेगा। जो बिहेवियर अगर आज हम समाज में देख रहे हैं, तलाक की जो घटनाएं हैं, वो मेरे परिवार या मेरे जान पहचान में मैं चौंक जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि अभी पिछले जिन शादियों में मैं गई थी, ये केसेस मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। मैं पिछले साल करीबन 8 से 10 शादियों में गई होंगी, और उनमें से करीबन 1 साल के अंदर 5 से 6 तलाक के केसेस मैंने सुन लिए हैं। तो ये हालत हमारे समाज की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को महत्व दे रहे हैं जो कि एक व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बनाने में उसकी मदद कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि बस आप समस्या ही बताएंगे, इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान है, लेकिन वो एक अकेले का समाधान नहीं है। समाधान है सोच बदलने का। एक समाधान हम जो देख सकते हैं वो ये है कि एक समाज अपनी सोच बदले। एक शिक्षा पद्धति या प्रणाली जो हमने चालू कर रखी है, इसको हम बदलें। ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाएं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपी में लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही मार्क्स ना मिले, नंबर ना मिले, बल्कि उसको एक प्रोजेक्ट बेस्ड, जिसको हम कहते हैं शिक्षा पद्धति, वो लाएं, जहाँ पर बच्चा अपनी टीम में काम करे, वो लोगों से कैसा बिहेव करता है, कितनी संवेदना रखता है, कितनी भावनात्मक उसकी अप्रोच है अपने साथियों के साथ, और कितना एक अच्छे एनवायरनमेंट में वो काम कर सकता है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड हम असेसमेंट करें, एनालिसिस करें, तब ये व्यवहार चेंज होगा। हमारा शिक्षा पद्धति बदलनी होगी, हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। आज अगर हम एज अ पेरेंट मान लीजिए एक अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ये इंस्टीट्यूशन, अच्छा कितना पैकेज इसका मिलता है, हाईएस्ट पैकेज कितना मिलता है। तो मेरा फोकस क्या है? जो इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी पैकेज आपके बच्चे को दिलाने के लिए एक मददगार होगा, आप उसी में अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को वही प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई कमाना ही ज़िंदगी है। कमाना ज़िंदगी है, वो कमाएगा, लेकिन ज़िंदगी कब जिएगा? जब उसके आपसी जो संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध हैं, दोस्तों के संबंध हैं, परिवार वालों के साथ संबंध हैं, उसके माता पिता भाई बहनों के साथ जो संबंध है, वो जब तक उसके पोषित नहीं होंगे तो वो कैसे जिएगा? वो पैसा कमा सकता है, मशीन बन सकता है। इवन आप वर्क प्लेस पे भी चले जाइए, वर्क प्लेस में भी सब लोग अपने अपने केबिन्स में बैठ के काम कर रहे होते हैं। सब अपने अपने सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है, कोई किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता, कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। ये एक समाज जो हमने अभी बना रखा है, ये सिर्फ हमारी अपनी ही सोच का ही तो नतीजा है। तो ये हमारी जो इसका सल्यूशन है, वो एक सामाजिक बदलाव की ओर हमारे को इशारा कर रहा है कि बहुत हो चुका, अब हम लोग इस तरीके से नहीं जी सकते। हम इंसान हैं, हम एक प्राणी हैं जिसमें कि इमोशंस होते हैं, सारे की सारी भावनात्मक, और मन जो है, मन बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। सिर्फ वो मैकेनिकल या एक रोबोटिक फंक्शन के लिए नहीं बना हमारा शरीर, की इनपुट प्रोसेस और आउटपुट उसके लिए नहीं बना है। इससे ज़्यादा ही हमारा एक रोल है जो कि हमें निभाना है। हम अपने अपने सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के चक्कर में इतना डैमेज कर चुके हैं कि हमने प्राकृतिक संसाधन भी जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि आज हमारी पृथ्वी पर जो भी क्लाइमेट चेंज के जो असर हो रहे हैं वो कितने बुरे हैं। हम में से अधिकतर लोग इस चीज़ से बिल्कुल अनजान हैं कि 2030 इज़ दी tipping point declared by the UNO. If we would not be able to manage the temperature of this earth by 2030, that would be too late to even manage beyond that time.
उसके बाद हमारे पास उसके ऊपर काम करने का भी समय नहीं रहेगा। आज हम 2020 में हैं, लेकिन हमारी उपभोक्ता जो हम लोग जो उपभोग कर रहे हैं, जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, कोई भी नहीं सोच रहा, मैं भी नहीं सोच पाती। अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ूँ तो मुझे भी लगता है कि जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, लेकिन ये देखें हम कि जो हम बायोफ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है। जो हम जिस तरीके के मकान हम बना रहे हैं, जिस तरीके से एसी हम अपने घरों में चला रहे हैं, उससे हमारे एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, ये हर एक किसी की जिम्मेदारी है ये सोचना, क्योंकि उसके बाद तो हमें समय भी नहीं मिलना। अभी तो कोरोना का एक बड़ा संकट आया हुआ है, आने वाले टाइम में जो संकट आएगा वो उससे भी बड़ा होगा, और वो होगा क्लाइमेट चेंज, जहाँ पर हम बिल्कुल बेसहारा होंगे। अभी तो हम घर में बैठ के सुरक्षित हैं, लेकिन जब प्रकृति अपने भयंकर रूप में आएगी तो वो टाइम भी हमें नहीं देगी कि हम अपने घरों में भी सुरक्षित रह सकें। आंधी तूफान और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और उसके वजह से जो डिफरेंट बीमारियां होती हैं, समुद्र स्थल का बढ़ना, अभी हमें नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, ये तय है कि जो कुछ भी चल रहा है ये सही नहीं है। ना ही हमारी सोच एज अ कलेक्टिव ह्यूमन बीइंग, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हमारे देश या कह लो हर एक देश का बस यही मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द अल्टीमेट गोल। सभी लोग लगे हुए हैं कि हमारा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, या कह लो कि अपनी पूरी जीडीपी, हमारा ग्रोथ कितना होगा, अगले साल हम कितना कमाएंगे। उस जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में हम अपने कितने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को किल कर रहे हैं, कितने स्पीसीज, जो हमारी जीव जंतु हैं और जो पेड़ पौधों की प्रजातियां, हम कितनी बर्बाद कर रहे हैं, कितने लोगों को मार रहे हैं। कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो लीडरशिप है इस समय, वर्ल्ड की जो लीडरशिप है वो कॉन्शियस नहीं है। उसको वो आध्यात्मिक या कह लो उस लेवल पे जाके सोच ही नहीं रही है कि हम कर क्या रहे हैं। सभी को ये पता है कि हाँ, मेरे पैसे इनकम बढ़ जाएगी, मंथली इनकम बढ़ जाएगी, सालाना इनकम बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार पाएंगे। रोज़गार पाके क्या होगा? अभी भी यूएन के जो एसडीजी हैं, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, उसमें अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के 200 साल बाद भी, 200-300 साल बाद भी, भुखमरी, गरीबी हटाना, इनकम इक्वालिटी इज़ द मेन गोल ऑफ एसडीजी। यानी कि अभी भी हम इतने साल औद्योगिक क्रांति के बाद, इतनी सारी क्रांतियां होने के बाद, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और फलाना ठिकाना होने के बाद भी अगर हम इनकम इक्वालिटी, पॉवर्टी को नहीं हटा पाए, बल्कि नए नए चैलेंजेस हमने अपने सर पर लाके खड़े किए हुए हैं क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में, और जो कि अभी हमें दिख भी रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में हम देख रहे हैं, कहीं स्नोफॉल हो रही है, कहीं हीट वेव्स आ रही है, कहीं सी लेवल बढ़ रहा है, और कहीं भूकंप के खतरे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये सब हम देख रहे हैं। कोरोना सिर्फ उसका एक ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर आनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि कर क्या रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या। सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित रहना, वही डिसीजन लेना जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सही है। ना मैं उसमें अपने समाज को जोड़ूं, ना मैं उसमें अपने देश को जोड़ूं, ना मैं उसमें अपने संसार को जोड़ूं। जिससे मेरी इनकम बढ़ती है वो काम मैं करूं, चाहे उसी पेड़ पर बैठकर, चाहे मैं उसकी डाली काटूं, क्योंकि उस डाली को ही मैं अपने भोजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। क्या यही शिक्षा है, यही ज्ञान है? क्या भारत विश्वगुरु ऐसे ही बन जाएगा? क्या भारत से ऐसे लीडर्स नहीं खड़े होने चाहिए कि जो इस बात को सबके सामने ले जाएं कि भाई हम कर क्या रहे हैं? इट इज़ हाई टाइम टू थिंक अबाउट all the nonsense we have done in the last 200 years in the name of the industrial revolution। और फिर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन ने दिया क्या है? इनकम इनइक्वालिटी के अलावा। तो अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो फिर अगेन वही हमारा मॉडल आता है, आत्मनिर्भरता। वही गांव का जो रोल मॉडल है कि गांव पहले आत्मनिर्भर हुआ करते थे। हर एक गांव अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई हुआ करता था। वहाँ धोबी है, मोची है, लोहार है, सुनार है, जुलाया है, सारी गांव की आवश्यकताएं, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आसपास उसके जंगल हैं, वहीं से हम पूरी कर लिया करते थे। मुझे नहीं ज़रूरत थी कि मैं आटा ऑस्ट्रेलिया का आटा या गेहूँ खाऊँ। मुझे ज़रूरत नहीं थी उस समय कि मैं अमेरिका के लाके ब्रांडेड कपड़े पहनूँ। जो मेरे जुलाहे ने बनाए वही मैंने पहन लिए। तो
वो ही आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं फिर। लेकिन उस आत्मनिर्भरता में हमारे को इस समय हम और भी ब्लेस्ड हैं कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं जो पहले के जुलाहे और लोहार या कुम्हार के पास नहीं हुआ करते थे। तो क्यों ना हम वही सारी जो स्किल्स हैं, जो कि लोकल लेवल पर जो स्किल्स अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल करके एक ऐसी इकोनॉमी जो कि आत्मनिर्भर हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, उसको जनरेट करें। हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो और जो वो एक्स्ट्रा उससे प्रोड्यूस करे तो पड़ोसी अपने गांव को या शहरों को पहुंचाए। यानी कि अगर हर गांव में वही सारी स्किल्स आपको एक ही क्षेत्र में मिल सकती हैं जिन जो कि आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, क्या हम ऐसे कंक्रीट के मकानों में ही रहना चाहेंगे? क्या हम ऐसे मकान नहीं बनाना चाहेंगे जो कि इको फ्रेंडली हों, जहाँ से हम नेचर को कोई क्षति ना पहुँचाएं, टेम्परेचर बढ़ाने में प्रकृति के कोई योगदान ना दें? तो जो मेन मुद्दे हैं, एक तो बायोफ्यूल है जिससे कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दूसरा आपका हमारे रहने के तरीके से है, हमारी जो मशीन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा जिस तरीके से हम चीज़ें जो उत्पाद हो रही हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सुबह जो बात थी तो मैं उस पर ही ध्यान ले जाना चाहूँगी। शायद मैं अपने विषय से भटक गई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बात मेरी सभी लोगों तक पहुँचे और इसके जो समाधान है वो भी मेरे पास है। मेरे हिसाब से मैंने कुछ सोचा है जिनके ऊपर अगर अपन हम लोग काम करें मिलके तो इसके समाधान भी संभव है। नमस्कार।